Today we will discuss the income specifically chargeable under the head profit and gains of business or profession. क्योंकि हमने पीछे के जो लेक्चर था उसमें जो हमने ब्रीफ में डिस्कशन करी थी उसका हमने ओवरव्यू दिया था एक एज ए लेमैन की लैंग्वेज में, जिसको हमने फिर उसके बाद एक फॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन पार्ट और एक मास्टर चार्ट बना करके हमने आपसे डिस्कस करके एक स्ट्रक्चर दिया था आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, जिसमें हमारा डेफिनेशंस थी या फिर डिफरेंट सेक्शंस थी। बस उन्हीं सेक्शंस के अंदर आज हम सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 28 उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सो द इनकम्स स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28। लेकिन सेक्शन 28 के जो चार्ट के अकॉर्डिंगली जो कंपोनेंट्स हैं, हम उन कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो अपना फोकस करेंगे कि सेक्शन 28 के अंदर खबर होता क्या क्या है। अब जैसे फर्स्ट है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 सबसेक्शन 1। इससे आपको हमारी जर्नी का पता लग जाता है कि अब हमने डिस्कस क्या कर दिया है और आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है हमारा कॉम्पनसेशन, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 के अंदर। थर्ड है हमारा इनकम्स ऑफ ए ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, ये भी इसी के अंदर आती है, सेक्शन 28 सबसेक्शन 3। हर एक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इंसेंटिव्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो अगेंस्ट हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का है। इस तरह से हमारे सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 ए, बी और सी के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रक्यूजिट्स, बेनिफिट और प्रक्यूजिट्स जो है हमने सैलरी में भी डिस्कस किए थे, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अब यहां पे अब हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ना हो, वहां पे अगर हम बेनिफिट और प्रक्यूजिट्स देते हैं तो वो भी सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 के अंदर कवर होते हैं। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा टू ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, क्योंकि हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर एक पार्टनर है, एक फर्म है, अगर वो कोई बिजनेस कर रही है और बिजनेस करके जो है चाहे नाम उसको इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस और कमीशन दे रखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे देते हैं, लेकिन है तो वो एक तरह से पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, इसलिए वो सेक्शन 28 सबसेक्शन 5 में होता है। क्योंकि भाई पार्टनर्स ओनर होते हैं, तो ओनर जो है वो सैलरी थोड़ी लेगा, दैट इज ओनली द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। उसके बाद है सम रिसीव्ड अंडर सर्टेन एग्रीमेंट्स फॉर नॉट टू कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी पर्सन को कॉम्पनसेशन देते हैं कि तू इस एरिया में ये वाला बिजनेस नहीं करेगा, इसको मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये सीक्रेट्स मैं जानता हूं, तेरे को सीक्रेट्स जो है अगर आपने यहाँ पे लीक किए तो मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, इसलिए इसके बदले में मैं आपको एक कॉम्पनसेशन देता हूं। तो जो कॉम्पनसेशन उसको रिसीव करेगा उस एग्रीमेंट के अंडर, वो भी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 सबसेक्शन 5A के अंडर होगा। उसी तरह से सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी भी हम आपने देखा कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पहले हमारे पास कहां था, सैलरी में था। अब यहां पे अगर वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है और की मैन का रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ना हो, तो वो भी हमारा यहां पे टैक्सेबल होगा, सेक्शन 28(6) के अंदर। एंड देन द कन्वर्शन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, सेक्शन 28(7) के अंडर जो है। इस तरह से ये कंपोनेंट्स हमारे, इनका सबका हम टोटल कर देते हैं, इनकम स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और ये हमारे यहां टोटल आकर के ये सेक्शन 28 के अंदर जो है जितनी भी इनकम्स हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, जिसको कि हमने डिफरेंट सब सेक्शन में भी बांटा गया है, वो सब सेक्शन को मिलाकर के हमारे पास जो है वो इनकम आएगी सेक्शन 28 के अंदर, जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। लेकिन अब हम सबसे पहले इनका एनालिसिस करते हैं और इससे हमें जर्नी भी पता चल जाएगी। पहले हम यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां पे, इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ हम 28 सेक्शन 7 तक जो है वो हम मूव करेंगे। ओके, अब पहले हम इस मास्टर चार्ट का अगर हम एक एनालिसिस करें तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि सेक्शन 28 जो है एक लिस्ट ऑफ इनकम्स है। ये देखिए, दिस इज अ लिस्ट ऑफ इनकम दैट आर स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर दिस हेड। ये देखिए, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। लेकिन अब इसमें अगर मैं लिस्ट को भी अगर एनालाइज करूं तो इसमें आपको देखिए, ये जो पहले टाइप की इनकम है, एक तरह से एक ये जनरल इनकम है।
जनरल कैटेगरी की इनकम है। जनरल कैटेगरी की इनकम का मतलब है कि इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होती हैं, इसलिए ये वाइडर टर्म होगी और उस वाइडर टर्म की मीनिंग के अंडर जो है जो भी प्रॉफिट और गेन होगा वो यहां पे टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप उससे आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक देखें तो ये एक आपकी स्पेसिफिक इनकम्स है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि आप उसको डिटरमाइन कर दिया कि अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो यहां टैक्सेबल होगा, अगर आपको ट्रेड और प्रोफेशनल से इनकम हो रही है तो यहां टैक्सेबल होगा, अगर आपको इंसेंटिव्स है, यानी कि ये कोई एक वाइडर टर्म नहीं है, एक वेग टर्म्स नहीं है, ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि अगर ये इनकम होगी तो यहां टैक्सेबल होगी, अगर ये इनकम नहीं होगी तो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट टाइप ऑफ द इनकम में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, ये ओपन है, ये जनरल है। इसके लिए हमें कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे और उस कंसेप्ट के अंदर जो आएगा वो इस हेड में यहां पे सब पार्ट में जो है वो टैक्सेबल होगा। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा 1 और 2 to 9, जिसको कि मैंने आपको एक नोट फॉर्म में यहां पे दे दिया और नोट भी दे दिया मैंने कि सेक्शन 28 लिस्ट द इनकम दैट आर स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर दिस हेड। ये हमारी इनकम आ गई, 9 इनकम्स हमारे पास हैं। और फर्स्ट टाइप यानी कि पहला जो सीरियल नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर 1 जो है वो कहता है कि दिस इज अ जनरल कैटेगरी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इनकम एंड अदर 2 to 9 आर मोर स्पेसिफिक। बिल्कुल स्पेसिफिक है, ये इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में इधर से उधर हो सकता है। इसके लिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यहां नहीं है। ये लकीर के फकीर है कि ये इनकम है तो यही इनकम जो है यहां टैक्सेबल होगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां हमें खुद अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा करके हमें देखना पड़ेगा कि ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हेंस incomes specified in 2 to 9 would not have been brought under the tax net in the absence of such specific provisions। अगर मान लीजिए ये 2 to 9 के अंडर ये जो सेक्शंस के स्पेसिफिक प्रोविजंस अगर ना दिए होते तो शायद ये वाली इनकम जो है यहां पे इंक्लूड नहीं होती, तो सिर्फ ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ द इनकम जो है वो यहां पे इंक्लूड होती। बात क्लियर है? इसलिए हमने कहा कि 2 to 9 जो है स्पेसिफाइड है और ये टैक्स नेट में तभी आ रही है अगर ये टैक्स नेट में तभी आ रही है जब इनके प्रोविजंस हैं। अगर ये प्रोविजन नहीं होते तो शायद ये यहां पे इंक्लूड नहीं होती। ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर कर देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्पनसेशन है, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 के अंदर है। वैसे तो ये क्या आंसर है, कैपिटल रिसीट है ना, कॉम्पनसेशन मिल रहा है ना उसको। अब बिजनेस बंद करके सोर्स जो है वो कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल रिसीट है। और कैपिटल रिसीट को हम जनरली हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं लेते हैं, यहां हम रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को लेते हैं। लेकिन कैपिटल नेचर की तब लेते हैं अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में हो। तो इसलिए यहां पे जो स्पेसिफिक प्रोविजन किसके अंडर दे रखा है, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 के अंडर दे रखा है। क्लियर है? अदरवाइज तो हमारे ये वायलेशन कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट ही यहां आती है, कैपिटल रिसीट नहीं आती। लेकिन अब आप बोलेंगे कैपिटल रिसीट क्यों आई, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके लिए हमारा स्पेशल प्रोविजन है। और ये अगर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होता तो शायद ये इस इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के नेट के अंदर जो है इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता। बात क्लियर होगी जी आपकी? तो ये हमारी एक तरह से आज एक प्लानिंग होगी। तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे जी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 से जो है हमारी डिस्कशन शुरू होगी। और ये जर्नी अब आपको आप तैयार रहेंगे कि अब हमने कहां कंप्लीट किया और कितना हमने कंप्लीट कर दिया, अब आगे आपने कहां जाना है और कौन सी इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जनरल इनकम्स हैं और कौन सी जो है स्पेसिफिक हैं जो कि प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही इस सेक्शन 28 में फॉल कर रही हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी अब हम सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो क्या है जी, वाइडर टर्म है, मैंने आपको बताया। और सेक्शन कौन सी आ गई जी, सेक्शन 28 सबसेक्शन 1। और इसको हमें अब थोड़ा इसकी थ्योरी जो है हमें स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे अब आपको भी हम स्ट्रांग करेंगे। देखिए यहां प्रॉफिट एंड गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन का मतलब है यहां पे इनकम। आप प्रॉफिट एंड गेन को कुछ और ना समझ लें, इसलिए मैंने आपको बोला। तो इसका मतलब है इनकम ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बात क्लियर है जी? ओके, लेकिन अब यहां पे कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 में मजबूर कर रही हैं कि अगर ये इनकम सेटिस्फाइड है तो ये यहां पे चार्जेबल होगी।
तो बताइए स्पेसिफिक नहीं हुआ ना, वाइडर टर्म है ना, जनरल है, आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगाना पड़ेगा ना, और जब आप लगाएंगे तभी आप इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आप बता सकेंगे कि ये इनकम यहां आएगी या ये इनकम नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले जो है, अब पहली कंडीशन है कि देयर शुड बी ए प्रॉफिट एंड गेन्स। अब प्रॉफिट एंड गेन्स का मतलब है कि देयर शुड बी एन इनकम, ठीक है। फिर बोलता है प्रॉफिट एंड गेन शुड बी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब क्या हुआ, दो क्वेश्चन मार्क यहां पे राइज हो गए कि प्रॉफिट एंड गेन यानी कि इनकम किससे होनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से होनी चाहिए। इसका मतलब हमें अब ये मजबूर कर रहा है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है जी। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया कि हमें अब किसकी नॉलेज होनी चाहिए। कहता है प्रॉफिट एंड गेन किससे होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है जी, अपने आप ही निकल आया जी। अच्छा, द बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरीड ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको यह बता देता हूं कि जिस प्रीवियस ईयर में आप उसको चार्ज कर रहे हैं इस हेड के अंदर, उस प्रीवियस ईयर में बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए, तभी सेक्शन जो है 28 एप्लीकेबल होगी। अगर वो इट इज नॉट कैरीड ऑन इन द प्रीवियस ईयर, देन सेक्शन 28 विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई टेम्पररी स्टॉपेज है किसी एक्टिविटी की, बिजनेस डज नॉट इंप्लाई दैट, देन बिजनेस इटसेल्फ हैज कम टू एन एंड। तो इसलिए जो टेम्पररी स्टॉपेज है उसको नहीं हम मानते, लेकिन अगर आप परमानेंटली उस बिजनेस को जो है वो कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं तो सेक्शन 28 के अंदर ये नहीं आएगी, ये कंडीशन ध्यान रखने का। उसके बाद कंडीशन है द बिजनेस प्रोफेशन शुड बी कैरीड ऑन बाय द असेसी। अब ये देखिए जी, अब ये असेसी कौन हो गया, असेसी का मतलब है जिसका डायरेक्शन, जिसका कंट्रोल है। हु ओन्स द बिजनेस, हु ओन्स द प्रोफेशन, हु हैज द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस। क्लियर होगी जी बात। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बिजनेस और प्रोफेशन जो है नेसेसरली ऑनर के द्वारा ही कैरी होना चाहिए। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डायरेक्शन और कंट्रोल। डायरेक्शन और कंट्रोल किसका होना चाहिए, डायरेक्शन और कंट्रोल जो है वो असेसी का होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरा, ठीक है। वो एजेंट के थ्रू, लेकिन डायरेक्शन और कंट्रोल कौन कर रहा है, असेसी कर रहा है। इसका मीनिंग ये है सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरीड ऑन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि आप जो है अपना बिजनेस जो है वो थ्रू आउट द ईयर प्रीवियस ईयर करते रहें। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक प्रीवियस ईयर के किसी एक पार्ट ऑफ द ईयर में भी अगर आपने उस बिजनेस को कैरी ऑन किया है तो उसके ऊपर 28 सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इट शुड बी कैरीड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूरा ही। अब मान लीजिए कि आपका अप्रैल टू मार्च आता है, अगर आपने मान लीजिए मई में बिजनेस किया उसके बाद बंद कर दिया तो कोई बात नहीं, तो भी आपका यहीं पे आएगा। इसलिए हमने कहा द बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरीड ऑन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी टाइम है उस दौरान जो है आपका होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 के अंडर जो है टैक्सेबल होगी, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था जी, ये तो बातें हमें सारी समझ आ गई, लेकिन सर हमें बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में जो है बिल्कुल +1 +2 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज करेंगे और इनकम टैक्स की लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया है इसको अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंडर, और उसने जो डेफिनेशन दे रखी है उसने बोला है कि बिजनेस का मतलब है बिजनेस इंक्लूड क्या, एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ये डेफिनेशन दे रखी है जी सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 को, लेकिन मैंने उस डेफिनेशन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रख दिया है जिससे कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ आ जाए। तो बिजनेस का मतलब वहां पे क्या बोला है, बिजनेस इंक्लूड, ठीक है जी, और इंक्लूड होते हुए और साथ में यहां चला गया है। तो सबसे पहले तो हम एक जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बिजनेस किसको बोलते हैं। सर बिजनेस तो हमने +1 में पढ़ा है कि क्या, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड ऑन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। बिल्कुल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट्स है और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप कैरी ऑन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं।
बिल्कुल सही बात है। तो ये डेफिनेशन तो हमें पता लग गई कि बिजनेस क्या होता है। तो उसने बोला कि बिजनेस की जो डेफिनेशन दे रखी है वो बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस के साथ उसने बोला है इंक्लूड। इसका मतलब इस एक्टिविटी से अगर आपको कोई प्रॉफिट और गेन होता है तो वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा, लेकिन साथ में और चीज भी टैक्सेबल होगी। क्या होगा? कहता बिजनेस इंक्लूड क्या क्या? एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अच्छा, अब आप बोलेंगे ट्रेड क्या होता है? तो ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स और मनी, या तो गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर लो या गुड्स को मनी के साथ एक्सचेंज कर लो। और वो एक्टिविटी आपकी क्या होना चाहिए? रेपिटेशन होना चाहिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, चाहे बाद में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। अब लॉस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी ट्रेड बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपने एक बुक्स बाई करी, किससे? पब्लिशर से बाई करी और फिर कस्टमर को सेल कर दी, और इस एक्टिविटी को अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, +1 में भी आपने ये चीजें पढ़ी होती हैं। सर फिर कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है बाइंग एंड सेलिंग एट लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल इसका मतलब है कि यहां पे आप क्या कर रहे हैं? रिटेलर है, डीलर है, फिर क्या है आपके पास? होलसेलर है, फिर उसके बाद आपका रिटेलर है। तो ये जो है ये रिटेलर की बात है। यहां पे जब हम लार्ज स्केल के ऊपर बात करते हैं तो इसलिए मैंने होलसेल आपको लिख दिया, डीलर लिख दिया, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेगुलरिटी ज्यादा है, कंटिन्यूटी ज्यादा है। इसका मतलब है जो ट्रेड, अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करूं कि अगर हम ट्रेड को रिपीट करते हैं एट लार्ज स्केल तो वो क्या बन गया? कॉमर्स है। तो यही एक्टिविटी है, लेकिन जब हम ट्रेड को लार्ज स्केल के ऊपर रिपीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है जी? कॉमर्स बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या हुआ जी? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि जब हम कुछ एक ऐसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं, ये अप्लाई करते हैं जिसमें आपके पास एक नई न्यू एंड कमर्शियल डिफरेंट प्रोडक्ट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बिल्कुल नई। नई का मतलब क्या हुआ कि जो एक रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्ट बनाई, उस रॉ मटेरियल से वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। द एसेंशियल कंसिडरेशन इज प्रोडक्ट इज नोन टू द मार्केट एज डिफरेंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक आयरन रॉड ली, लो जी ये आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड के आपने मान लो 4 टुकड़े कर दिए, क्या बोलेंगे आप? इसको मैन्युफैक्चर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पहले भी ये आयरन रॉड थी, काटने के बाद भी क्या बन गया? पीसीज ऑफ आयरन रॉड हो गया। तो नाम तो नहीं चेंज हुआ ना। अगर नाम चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जो नई कमर्शियल प्रोडक्ट है वो डिफरेंट नहीं है। इसको आपने कट पीस किया तो कट पीस किया, तो ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में नहीं आया। तो मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन में तभी आएगा जब इनपुट से आउटपुट जब बनती है तो उस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है दोनों प्रोडक्ट्स के नाम डिफरेंट हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने टेबल बनाया, किससे बनाया? वुड से बनाया। तो वुड इज अ रॉ मटेरियल एंड टेबल इज अ न्यू प्रोडक्ट। व्हेन टेबल इज अ न्यू प्रोडक्ट सो दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन हियर एज दैट इज अ मैन्युफैक्चर। हाँ, अगर आप इस रॉड से इस रॉड्स को प्लेन कर देते हैं, है ना, और एक प्लेट बना देते हैं, तो अब ये इसका जो नेचर है वो चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो ये क्या बन गया? आपका मैन्युफैक्चर बन गया। बोलिए जी, यहां तक बात क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है बिजनेस का मतलब सिर्फ इससे जो अगर आपको इनकम हो रही है तो वही टैक्सेबल नहीं होगी। आपको अगर ट्रेड करके भी अगर आपको इनकम होती है तो वो भी बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगी। अगर आपको कॉमर्स से अगर कोई इनकम हो रही है प्रॉफिट एंड गेन्स की तो वो भी यहां पे जा रही है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करके अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगी। तो इसी बहाने आपने आज +1 +2 में जो आपको ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर पढ़ा था उसका एक तरह से रिवीजन कर दिया। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि और साथ में क्या होना चाहिए? कहता कि ये तो है ही है, और या एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अब देखिए एडवेंचर में क्या होता है? रिस्क होता है, और बिजनेस में भी क्या होता है? रिस्क होता है। तो कहता है ऐसा एडवेंचर जो कि या तो ऐसा कंसर्न जो कि किसकी नेचर का है? ट्रेड का, कॉमर्स का और मैन्युफैक्चर का है, तो वो भी कहता है इसी कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि एक्टिविटी शुड बी रिपीटेड, इट शुड बी एट द लार्ज स्केल, ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। नहीं, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस भी है उसको भी हम बिजनेस और प्रोफेशन की लैंग्वेज में ला सकते हैं अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर की तरह हैं।
तो अब आप बोलेंगे कि हाउ वी हैव टू डिसाइड कि जी ये एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर है, और ये सिंगल एक्टिविटी है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, और सिंगल ट्रांजैक्शन को हम कैसे जो है वो मान सकते हैं। तो मैं इसका आपको बताऊं कि ये जो इसका बेस है उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना पड़ेगा। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट किसका लेना पड़ेगा? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस का, ईच केस का लेना पड़ेगा, और उसके बेस के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि ये एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर है या नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने एक ये बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है जी, एक बिल्डिंग कम्प्लेक्स परचेज कर लिया। अब उसने क्या किया, इसके ऊपर खर्चा किया। खर्चा करने के बाद क्या किया, उसने इसमें ऑफिस स्पेस निकाल दिए कम्प्लेक्स में, और ऑफिस स्पेसिस को क्या कर दिया, एक एक करके जो है उसको ऑफिस स्पेसिस को बेच दिया। अब बेचने के बाद उसको क्या हो गया, एक तरह से प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो साल में बताओ, अब हो सकता है कि 2 साल में ये एक ही एक्टिविटी हुई हो, या 1 साल में एक ही एक्टिविटी हुई हो, तो ये रेपिटेशन नहीं है। लेकिन नेचर कैसी है इसकी? सर नेचर तो इसकी ट्रेड की तरह है, नेचर तो इसकी मैन्युफैक्चर की तरह है, क्योंकि उसको मैंने कम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। तो मैं यही कह रहा हूं, कहता कि जो ये इसका जो क्यूमुलेटिव फैक्ट है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, कि जरूरी नहीं है कि इसमें रेपिटेशन हो। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको भी हम बिजनेस प्रोफेशन मान सकते हैं, अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर से मिलते जुलते हैं। इसलिए आपने इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि रेपिटेशन होना चाहिए। सिंगल ट्रांजैक्शन कैन आल्सो बी ट्रीटेड हियर एज ए बिजनेस और प्रोफेशन, ये मतलब हुआ एडवेंचर का। अच्छा, अब आप बोलेंगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट। मैं अभी आपसे बात करता हूं, जैसे ये है, मान लीजिए फीचर्स, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे आप। अब सबसे पहले मैं ये देखना पड़ेगा कि परचेज अगर मैं कर रहा हूं तो उसकी इंटेंशन क्या है। अब मान लीजिए अगर मैं घर के लिए 4 किलो चीनी लेके आता हूं तो मेरी इंटेंशन क्या है, कंज्यूम करना, क्योंकि एक परिवार में 4 किलो चीनी सफिशियंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लाओ जी 1 क्विंटल चीनी दे दीजिएगा, तो अब आप बताओ कि मेरी इंटेंशन क्या होगी। 1 क्विंटल चीनी क्या मेरी कंज्यूम हो जाएगी? नहीं होगी। इसका मतलब है कि मैं उसको फर्दर बेचने के लिए लेके आ रहा हूं। तो यहां से मेरी इंटेंशन क्लियर हो जाती है क्वांटिटी देख करके कि ये जो परचेज मैंने की वो किस पर्पज के लिए की, क्या कंजम्पशन के लिए या सेल करने के लिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास जो नेचर ऑफ कमोडिटी है वो आपसे वो डिसाइड करवाएगी कि अब जैसे मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर आपने पर्सनल सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखी है, ठीक है। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि मैं बिजनेस की तरफ जा रहा हूं या प्रोफेशन की तरफ जा रहा हूं। उसके बाद है आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, बिजनेस, मैंने लैंड खरीदी, लैंड खरीदने के बाद मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, बिल्डिंग करने के बाद मैंने उसके अपार्टमेंट्स बनाए, अपार्टमेंट बनाने के बाद फिर मैंने उसके वो अपार्टमेंट्स को सेल किया। अब बताओ 1 साल में अगर मैं ये एक ही ट्रांजैक्शन करता हूं तो ये ट्रांजैक्शन भी तो ट्रेड और कॉमर्स की तरह है। उसी तरह से अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एक हो, और ऑब्जेक्ट आपका जो है आप वो बता सकते हैं कि ये इसका जो इफेक्ट है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है या सिंगल इफेक्ट क्या है। तो इस तरह से हमारी जो फीचर्स हैं वो हम उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देख करके, उसका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख करके हम ये डिसाइड कर देते हैं कि वेदर इट इज ए एडवेंचर इन द नेचर ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर है या नहीं है। तो इसलिए अब मैं आपको दोबारा से ही कह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस। रिपीट कर रहा हूं, तो बिजनेस का मतलब है या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जिसका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्न करना हो, या फिर वो उसमें क्या इंक्लूड है, या तो वो ट्रेड है या कॉमर्स है या मैन्युफैक्चर है, या फिर ऐसा ही कोई एक्टिविटी है, ऐसा कोई एडवेंचर है, ऐसा कोई कंसर्न है जो कि ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर की नेचर का है, चाहे वो एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो उससे भी अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी हमारी ये जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंडर जो बिजनेस दे रखा है उसी डेफिनेशन में आएगी। और अगर डेफिनेशन में आई तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का ये पार्ट होगी।
तो अब हमारे पास यहां से हम चले थे कि द प्रॉफिट एंड गेन शुड बी ऑफ एनी बिजनेस, तो बिजनेस का पता चल गया। अब यहां हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेंटेन करना पड़ेगा कि क्या ये इनकम जो है वो ट्रेड की है, कॉमर्स की है, मैन्युफैक्चर की है, बिजनेस की है, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर की है। तो उसके बेस के ऊपर हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट देकर के डिसाइड करेंगे कि वो बिजनेस की इनकम है या नहीं है। लेकिन अगर आप बोलें तो आगे बोला है द प्रॉफिट एंड गेन शुड बी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अब हम कहां चलेंगे जी, प्रोफेशन की तरफ को मूव करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोफेशन ओवर हियर? प्रोफेशन का मतलब क्या है? अब जब हम डेफिनेशन की तरफ को गए, जब इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन में गए हम प्रोफेशन की, तो वहां हमें क्या पता क्या डेफिनेशन मिला? वो कहता है प्रोफेशन टू इंक्लूड वोकेशन। बस इसका मतलब प्रोफेशन की डेफिनेशन नहीं दी उसने भी। अगर प्रोफेशन की डेफिनेशन में उसने क्या कर दिया टू इंक्लूड वोकेशन, तो सिंपल सी बात है कि प्रोफेशन तो से जो इनकम होगी वो तो यहां होगी, लेकिन साथ में इट आल्सो इंक्लूड्स वोकेशनल इनकम। ये प्रोफेशनल इनकम, ये वोकेशनल इनकम। तो अब हमें यहां से ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आ रही था कि जो प्रोफेशनल की इनकम वो कहां से होती है, प्रोफेशन क्या होता है? तो हमने कहा अर्निंग एनी इनकम इन एक्सरसाइज ऑफ, हम अपनी इनकम, अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं किससे? जब हम अपना इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज करते हैं, या हमारे पास कोई स्किल बेस्ड है, और वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और स्किल आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? जो आपने लर्न कर रखी है, जो आपने डिग्री ले रखी है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, उससे आपको क्या आ गई है? नॉलेज आ गई है। When you gain the knowledge and then exercise the intellect and the skill based on the learning and experience, when you are earning your livelihood and whatever the incomes you are earning from that, then that is to be known here as a profession. अब जैसे मान लीजिए कि आप ये जो नॉलेज है ये कहां से ले रहे हैं? यू आर आइदर अक्वायरिंग आउट ऑफ डिप्लोमा, या तो आप डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से। उसी तरह से इसका मतलब प्रोफेशन में कौन आया? अकाउंटेंट आ गया, लॉयर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, आर्किटेक्ट्स आ गए। अब इनके पास जब डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, और फिर उसके बाद अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा रहे हैं और स्किल उसमें यूज कर रहे हैं, अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस का यूज करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो वो जो इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं कि प्रोफेशन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा जी इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। अगर इंटेलेक्चुअल स्किल किसी के पास है तो प्रोफेशन है। अगर वो मैनुअल स्किल है लेकिन अगर वो इट इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेलेक्चुअल स्किल, तो उसको भी मैं प्रोफेशन बोलूंगा। अगर हाथ से काम कर रहा है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूं तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा इंटेलेक्ट कर रहा है ना, माइंड कर रहा है ना उसको, तो इसलिए वो प्रोफेशन है। लेकिन साथ में उसमें क्या बोला? वोकेशनल। वोकेशनल इनकम का मतलब है कि जहां आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है और आपके पास कोई ऐसी नेचुरल एबिलिटी है जिसके बेस के ऊपर आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है वही आपकी स्ट्रेंथ है और उसी से आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नेचुरल एबिलिटी से, कोई डिग्री डिप्लोमा से नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए आप गिविंग डिस्कोर्स, कहीं पे आप डिस्कोर्स दे रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, उससे पैसे मिल रहे हैं आपको। अब आप मतलब जैसे डिस्कोर्स का मतलब मान लीजिए आप कथावाचक हैं और आपने कथावाचक करके आपको पैसा मिल गया। उसी तरह से आप एक बुक्स को ऑथर, एज ए ऑथर आप काम कर रहे हैं, नेचुरल एबिलिटी है। आप सिंगर हैं, नेचुरल एबिलिटी है। आप एक्टर हैं, आपकी नेचुरल एबिलिटी है। लेकिन उसी को आपने वे ऑफ लिविंग बना रखा है, उसी से आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब मान लीजिए कि पंडित जी जाकर के घर घर में कथा वाचते हैं या कोई भी काम करते हैं आपका, तो उससे जो उनको पैसा मिलता है वो कौन सी लैंग्वेज? वोकेशनल इनकम है ना। वहां पे को उन्होंने सबसे पहले आप डिग्री शुरू हो गई, लेकिन पहले डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं था। तो लेकिन अब इसका मतलब प्रोफेशनल और वोकेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो वेदर एन एक्टिविटी इज बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन इज इनसिग्निफिकेंट। कहता कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा उलझने की, लेकिन मैंने तो आपको उलझा दिया। इस उलझाने का मतलब ये था मुझे कि कल को प्रोफेशन और वोकेशन के बीच का डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए। कहता वो थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों इनकम नहीं है? कहता होगा क्या? या तो इनकम होगी किससे? या तो होगी इनकम बिजनेस से, ठीक है जी, या फिर होगी प्रोफेशन से, बिल्कुल ठीक है। और अगर प्रोफेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वोकेशन होगा। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहता क्योंकि तीनों जो है वो कहां टैक्सेबल होंगे? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन के अंडर हेडिंग के अंडर टैक्स होंगे। इसलिए इनकम देयरफॉर इज नेवरदलेस चार्ज्ड अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।
तो क्या होगा, या तो पहले मैंने बताया ना बिजनेस होगा, बिजनेस नहीं होगा तो प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन नहीं होगा तो वोकेशन होगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तीनों जो है वो किसी एक ही हेड में तो टैक्सेबल होंगे, और वो हेड कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का हेड होगा। क्लियर हो जी बात? ओके, तो अब हमें जो हम यहां से जो पहली कंडीशन लेके चले थे कि देयर शुड बी ए प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक है, इनकम होनी चाहिए, लेकिन किससे होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड गेन शुड बी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अब हमें नॉलेज हो गया कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, उससे इनकम होनी चाहिए, और दैट शुड बी कैरिड ऑन किसके द्वारा, बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये कंडीशंस अब हमें पता चल गई। अब लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और जो कुछ एक पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि आपके माइंड में बार बार आपको स्ट्राइक करेंगे। उससे पहले मैं इसकी क्लियरिटी देता हूं। ओनली प्रॉफिट और गेन्स आर चार्जेबल अंडर दिस हेड। अब मैंने प्रॉफिट एंड गेन्स को क्या कन्वर्ट कर दिया था, इनकम। अब मैं अगर इनकम है तो वो इनकम कहां से आएगी, उसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में रहने चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहली बात है ग्रॉस रिसीट्स नॉट टैक्सेबल। अब प्रॉफिट एंड गेन्स आर नॉट लायबल टू इनकम टैक्स, दैट इज नॉट ऑन द ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन। अब ग्रॉस रिसीट का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, सेल कर दी 5 लाख रुपए की। अगर सेल कर दी 5 लाख रहे तो ये तो ग्रॉस रिसीट हो गई, तो क्या आप 5 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स दोगे, नहीं। अरे भाई 5 लाख रुपए को अर्न करने के लिए आपके द्वारा कितने एक्सपेंडिचर किए, वो जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर किए हैं उनको लेस करने के बाद जो आपके पास इनकम आएगी वो मानी जाएगी प्रॉफिट और गेन्स। तो ग्रॉस रसीट के ऊपर आपने टैक्स नहीं देना है कि 5 लाख रुपए मैंने सेल कर दी तो 5 लाख रुपए जो है मेरी इनकम होगी। दिस इज नॉट योर इनकम। वट एवर द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर द अर्निंग ऑफ दिस 5 लाख रुपीज दैट वुड आल्सो बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन, एंड वट एवर इज द बैलेंस अमाउंट दैट इज टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन अब मैं आपसे एक और बात कर रहा हूं कि यहां पे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां तो रेवेन्यू रिसीट होती है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमने क्या कह दिया, पहले भी आपसे डिस्कस किया कि कैपिटल सीट्स आर जनरली इग्नोर्ड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर। वैसे तो हम यहां नहीं लेते, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोविजन होगा, हमारा इनकम टैक्स का प्रोविजन अगर हमें बोल रहा है, तभी हम उस कैपिटल सीट को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में लेके आते हैं, अदरवाइज नहीं लेके आते। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई माइंड बोलते हैं अच्छा सेल हो गई जी, ये मेरा इनकम होगी। दूसरी है रियल इनकम। प्रॉफिट और गेन जो है वो दैट शुड बी रियल इन नेचर, दैट शुड नॉट बी नोशनल। अब नोशनल में क्या होता है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। अब आप ख्वाब देखते रहते हैं, 100 रुपए का आपने सेल कर दिया, उधार कर दिया, फिर आप क्या बोलते हैं, हाँ हाँ मेरा 100 रुपए मिल जाएगा। अरे भाई दिस इज नोशनल, पता नहीं वो देगा कि नहीं होगा। तो ये तो तभी तो हम बोलते हैं एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। ये इसलिए है कि वो नोशनल अमाउंट ना आ जाए। तो इसलिए जो आपके अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, दीज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल यू हैव टू कंप्यूट द टैक्सेबल प्रॉफिट एंड गेन्स। अभी वो आपकी झोली में नहीं है, किसी और की झोली में है, तो आप मत कंसीडर करिए, क्योंकि अब पता नहीं वो रियलाइज होंगे या नहीं होंगे, उनको बोलते हैं हम नोशनल। आपने लेना रियल इनकम। लेकिन मैं इसका एक एक्सेप्शन दे रहा हूं, स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, इसके ऊपर जो है हम वैल्यूएशन करते हैं। तो ये इसकी एक एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं। उसके बाद है आपका टाइम पीरियड। प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर कंप्यूटेड इन रिलेशन टू टाइम पीरियड कवर्ड बाय ए प्रीवियस ईयर। आप दिवाली टू दिवाली करिए, आप जनवरी टू दिसंबर करिए, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर है वो अप्रैल टू मार्च ही चलेगा। इस दौरान आपकी जो इनकम होगी वो यहां पे टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है कि आउटसाइड सोर्स। आपकी जो इनकम है वो थर्ड पार्टी से आनी चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग विद वन सेल्फ, कि जी लो जी घर के लिए मैंने चीनी खरीद ली, अपनी दुकान से घर के लिए मैं चीनी खरीद रहा हूं और बोल रहा हूं मैंने 10 रुपए की चीनी 12 रुपए में अपने घर के लिए बेच दी, 2 रुपए जो है मेरा प्रॉफिट हो गया, इसलिए टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। नो, देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। जब तक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं होगा। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि देयर शुड बी एग्रीगेट ऑफ द प्रॉफिट। हर बिजनेस का आपने सेपरेटली प्रॉफिट एंड गेन्स कंप्यूट करना है, और उसके बाद जो एग्रीगेटेड अमाउंट होगा दैट वुड बी योर टोटल इनकम, बिजनेस इनकम अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब जैसे मान लीजिए, पहले भी मैंने आपसे डिटेल कर रखा हूं,
ए बिजनेस से आपको 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है, बी से आपको 2.5 लाख रुपए की इनकम हो रही है, सी से आपको 1.5 लाख रुपए की इनकम हो रही है। तो टोटल आपकी जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एग्रीगेट की इनकम जो वो 5 लाख रुपीस होगी। अब लेकिन अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव इनकम हो जाए तो भी क्या दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास सिर्फ 1,03,50,000 में से आपका जो है 1,50,000 चला गया। इसका मतलब 2 लाख रुपए की ही आपकी इनकम है। इसका मतलब सेट ऑफ हो जाता है, जो लॉस है वो दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट आपके सेट ऑफ हो जाता है। यहां तक हो सकता है कि अब आपको कुछ एक बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी मैं अगर आपसे बात करूं कि कई बार आपको होता है कि बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस जो है वो स्पेकुलेटिव है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो क्या उस बिजनेस के ऊपर भी इनकम टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस को आपने थोड़ा सा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से डिफरेंट रखना है, लेकिन इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ते बिजनेस का इनकम आपका स्पेकुलेटिव हो चाहे नॉन स्पेकुलेटिव हो। हाँ, लेकिन इसको सेपरेट डिस्टिंक्ट रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि कई बार हमारा जो स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता। अब आप बोलेंगे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होती है? अरे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल। उसमें यह बोला जाता है कि हाँ, एक फ्यूचर में हम उसको जो है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम सेटल कर लेते हैं। तो इसलिए आपने स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव को अलग से आपने जो है वो रखना है। ठीक है जी, बात यहां पे। अच्छा, कई बार आपके पास ये क्वेश्चन राइज होता है कि जी इलीगल, अगर इनकम आपकी इलीगल बिजनेस से होती है तो क्या उसको भी आपने यहां पे इंक्लूड करना है या नहीं करना है? देखो, इनकम टैक्स वाला कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि दिस इनकम इज लीगल और दिस इज इलीगल। वो कहता है इनकम टैक्स तो मुझे, मेरी चाहे लीगल इनकम है चाहे इलीगल है, दोनों से मुझे मैं तो इनकम टैक्स लूंगा। लेकिन हाँ, इसमें यह होता है कि इलीगल बिजनेस की इनकम जब आप अर्न कर लेते हैं तो उसको अर्न करने के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलती। बस इतना सा आपका डिफरेंस है। तो इस तरह से अब हमारे पास अगर मैं टेबल फॉर्म के से चलूं तो आज हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 है वो अब हमारा कंप्लीट है। तो अब हम आगे जो लिस्ट में आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।